दोस्तों, इन्वेस्टिंग आइडिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वेदांता लिमिटेड अपना ओपन ऑफर लेकर आई है, बट ये ऑफर इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और इसके 5 रीजन से मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये सही नहीं है। इसके पहले भी वेदांता कई बार कोशिश कर चुकी है इन्वेस्टर्स से शेयर वापस लेने का, लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स के जागरूकता के कारण वो सफल नहीं हो सकी है। ये कंपनी इन्वेस्टर्स को मूर्ख बनाकर खुद ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहती है। तो अगर आप अपना मूड बना चुके हैं ओपन ऑफर में अप्लाई करने के लिए, तो एक बार ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए, फिर उसके बाद आप जो चाहे डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है या अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक मेरे वीडियो के ज़रिए पहुँच सके। तो आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो ओपन ऑफर में जानने के पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस पर थोड़ी हिस्ट्री समझ लें कि कंपनी जो है वो ओपन ऑफर क्यों ला रही है। कंपनी इसके पहले भी 2 बार ट्राई कर चुकी है। पहली बार अक्टूबर 2020 में वेदांता डी लिस्टिंग के लिए ऑफर लेकर आई थी और उस समय जो उसने इसका प्राइस रखा था वो रखा था 87 रुपीज़ 50 पैसे। लेकिन उस समय ऑफर के लिए जो ज़रूरी शेयर होने चाहिए थे 134.12 करोड़, वो नहीं जुटा पाई, क्योंकि उस समय जो टोटल शेयर सक्सेसफुल बिडिंग में आई थी वो आई थी 125.47 करोड़। जबकि किसी भी स्टॉक को डीलिस्ट होने के लिए प्रमोटर के पास 90% शेयर होने चाहिए। 90% शेयर यानी कि इसके जो है 134.12 करोड़ शेयर होने चाहिए, लेकिन वो पूरा नहीं हो सकी थी। और इसके लिए जो है इन्वेस्टर्स को LIC का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिसका कंपनी में 6% से भी ज़्यादा हिस्सेदारी है। LIC का मानना था कि डीलिस्टिंग प्राइस इन्वेस्टर के साथ एक धोखा है, क्योंकि इसका रियल वैल्यू इससे कहीं ज़्यादा है। LIC ने सजेस्ट किया था कि डीलिस्टिंग प्राइस 320 रुपीज़ होने चाहिए, ना कि 87 रुपीज़ 50 पैसे। अगर देखा जाए तो उस समय मार्केट प्राइस भी जो वेदांता की थी वो थी 140 रुपीज़ के आसपास। यानी ये मैं सितंबर 29 सितंबर के आसपास का रेट बता रहा हूँ, क्योंकि ये 1 अक्टूबर से ये स्टार्ट होने वाली थी, डीलिस्टिंग होने वाली थी उस समय। तो उस समय भी अगर 140 रुपीज़ प्राइस चल रही है आपकी और आपने डीलिस्टिंग का प्राइस रखा है 87 रुपीज़ 50 पैसे, वो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं था और वो पूरी तरह से इन्वेस्टर्स के साथ कंपनी का धोखा था। तो इसलिए जो ये पूरी डील जो है वो फेल हो गई और इसके लिए बिल्कुल इन्वेस्टर्स को LIC का शुक्रिया अदा करना चाहिए। दूसरी बार कंपनी ने जनवरी 2021 में ओपन ऑफर लेकर आई और प्राइस रखा उस समय 160 रुपीज़, जिसके ज़रिए कंपनी अपना स्टेक 10% बढ़ाना चाहती थी। लेकिन उस समय भी इन्वेस्टर्स ने इस डील को सक्सेसफुल नहीं होने दिया, क्योंकि 160 रुपीज़ जो प्राइस उस समय लाई थी वो भी काफ़ी कम प्राइस थी। तो अब ये कंपनी जो है वो तीसरी बार ऑफर लेकर आई है ओपन ऑफर के रूप में। दरअसल कंपनी जानती है कि उसके शेयर का वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा है और एक बार डीलिस्टिंग ऑफर लाने के बाद क्या होता है कि 1 साल का कूलिंग पीरियड होता है, यानी 1 साल तक कंपनी वापस डीलिस्टिंग ऑफर नहीं ला सकती है। इसलिए कंपनी जो है वो ओपन ऑफर का रास्ता चुना है, ताकि वो अपना स्टेक जो है वो और इंक्रीज कर सके। अभी अगर ये ऑफर ओपन ऑफर अगर सक्सेसफुल हो गया तो उसका स्टेक जो है 17% बढ़ जाएगा, यानी प्रमोटर्स के जो स्टेक है 17% बढ़ जाएंगे और जो ज़रूरी 90% शेयर होने चाहिए उसके ये काफ़ी करीब पहुंच जाएगी। मैं आपको आगे बताऊंगा कि अभी फ़िलहाल प्रमोटर्स के कितना % शेयर हैं, इसमें स्टेक कितने हैं, लेकिन अभी भी जो उसने प्राइस रखा है वो बिल्कुल ही अट्रैक्टिव नहीं है। आइए मैं आपको ओपन ऑफर का कंप्लीट डिटेल्स दिखाता हूँ, तो आप खुद भी समझ जाएंगे कि ये कितना अट्रैक्टिव है। साथ में मैं आपको रीजंस भी बताऊंगा कि क्यों ये ओपन ऑफर है, इसमें इन्वेस्टर्स को अवॉइड करना चाहिए। सो ये देखिए, ओपन ऑफर जो इन्होंने लाया है वो लाया है 65.10, यानी 65 करोड़ 10 लाख शेयर्स का ये ओपन ऑफर लाया है। यानी कि टोटल जो इनके आउटस्टैंडिंग शेयर्स है उसके 17.51% शेयर रहेंगे। तो इनका स्टेक जो अभी फ़िलहाल जो भी है उससे 17.5% हिस्सेदारी जो है प्रमोटर्स की बढ़ जाएगी। और जो उन्होंने प्राइस रखा है ओपन ऑफर का रखा है वो रखा है 235 रुपीज़। तो ये जब डीलिस्टिंग के लिए आई थी पहली बार तो इन्होंने प्राइस रखा था 87 रुपीज़ 50 पैसे। दूसरी बार जब ये ओपन ऑफर लेकर आई थी जनवरी में, तब इन्होंने प्राइस रखा था 160 रुपीज़। नाउ अब इन्होंने प्राइस रखा है 235 रुपीज़। तो आप समझ सकते हैं कि ये इन्वेस्टर्स के साथ कितना बड़ा धोखा करने वाली थी पहले, अगर ये सक्सेसफुल हो जाती तो। अभी भी जो है ये जो प्राइस है वो अट्रैक्टिव नहीं है। अगर आप इसका करंट मार्केट प्राइस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जो अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अब जो इसका थोड़ा सा टाइमलाइन भी देख सकते हैं। सो 19 मार्च को जो है वो शेयर होल्डर्स का रिकमेंडेशन आया था इनके बोर्ड का कि ये अपने
ओपन ऑफर लाने के लिए और इसके अपवार्ड रिवीजन के लिए, यानी कि जो 160 प्राइस जो उनका रखा था उसको और थोड़ा सा ऊपर बढ़ाने के लिए। सो 19 मार्च को इन्होंने रिवीजन का जो है अप्रूवल दिया एंड 22 मार्च को इन्होंने बताया कि क्या ये अपना ओपन ऑफर लाने वाले, कंप्लीट डिस्क्लोज किया इन्होंने अपना ओपन ऑफर के बारे में। एंड ये ओपन ऑफर जो है इमिडिएटली 23 मार्च से ये ओपन हो चुकी है। सो ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 23 मार्च को से, एंड अप्रैल 7 जो है वो क्लोजिंग डेट है ओपन ऑफर का। यानी कि अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो ये 23 मार्च से 7 अप्रैल के बीच में आपको अप्लाई करना है, तभी आप एलिजिबल होंगे। जबकि 26 अप्रैल को जो है ये कंप्लीट पता चल जाएगी कि जो भी शेयर गए हैं, अप्लाई हुए हैं ओपन ऑफर के लिए, उसमें से कितने रिजेक्ट हुए हैं, कितने एक्सेप्ट हुए हैं। अगर ज़्यादा सक्सेसफुल, अगर ज़्यादा इसमें बिडिंग हो गई, यानी 100% से ज़्यादा बिडिंग हो गई, तो चांसेस फिर कम जाते हैं कि जो भी अप्लाई किए हैं उनका 100% जो है वो एक्सेप्ट होगा। फिर वो उसी रेशियो में एक्सेप्ट होगा जिस रेशियो में उनके पास बिडिंग के लिए आई है। तो ये टाइमलाइंस है ओपन ऑफर के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों जो है इस ओपन ऑफर में नहीं जाना चाहिए। 5 रीज़न मैं आपको बताऊँगा। तो पहला जो रीज़न है वो, अभी जो स्टॉक में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अगर आप देखो तो अभी जो इसकी प्राइस चल रही है वो चल रही है 223 रुपीज़ 75 पैसे, जबकि 52 वीक का जो हाई है 231 रुपीज़। अगर आप कल का भी डे रेंज का देखोगे तो 224.75 के आसपास गई, जबकि इसका 52 वीक का लो है 60 रुपीज़। सो आप देखो ये 235 रुपीज़ जो है इसने लाया है ऑफर, ओपन ऑफर का, एंड अभी ये 223-24 के आसपास चल रही है। तो क्या मिल रहा है यहाँ पर इन्वेस्टर्स को? मात्र 11 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं अगर ओपन ऑफर के लिए जो जाते हैं। सो एक तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये कितना अट्रैक्टिव ऑफर है। दूसरा मैं आपको इसका दिखाता हूँ पिछले 2-3 महीने से जो इस स्टॉक में मोमेंटम आई है। सो ये मोमेंटम जो है वो आगे बनी रहेगी। तो ये प्राइस जो आपको दिख रहा है इससे और कहीं ऊपर जाएगा। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ पिछले 3 महीने का चार्ट। अगर आप देखोगे तो ये दिसंबर 23 के आसपास 150 के आसपास चल रही थी, एंड 3 महीने में आप देखो तो ये करीब करीब 80 रुपीज़ का जंप इसमें देखने को मिल रहा है। सो 3 महीने में अच्छा खासा जंप, करीब करीब 50% के लगभग रिटर्न देखने को मिल रहा है। और अभी जो ये मोमेंटम जो है इसमें बनी हुई है, अभी इसमें और आगे जाएगी। अगर मैं आपको इसका रिटर्न दिखाऊं पिछले कुछ सालों का, तो देखिए 5 साल का जो रिटर्न है 131% है, 3 साल में माइनस का रिटर्न है यानी कि -18.93, जबकि 1 ईयर का रिटर्न इसका काफ़ी अच्छा है 257.14%, एंड 3 मंथ का देखोगे तो करीब 50% के आसपास रिटर्न है, जबकि 1 महीने का रिटर्न है 7.29%। तो अगर आप ये रिटर्न नहीं भी कंसीडर करो, रिटर्न अगर देखोगे तो 5 साल का अच्छा है, 1 साल में अच्छा रिटर्न दिया है, बट इसका जो वैल्यूएशन है वो कहीं ज़्यादा है, इससे जो अभी रिटर्न दी है उससे कहीं ज़्यादा ये रिटर्न आपको आगे दे सकती है। तो एक तो ये इसमें मोमेंटम। अगर आप दूसरा जो रीज़न है उसका दूसरा रीज़न ये है कि इसके फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल्स जो हैं काफ़ी अच्छे हैं, इनफैक्ट ये इम्प्रूव कर रहे हैं। आपको मैं इसका पिछले क्वार्टर का आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। इनफैक्ट पिछले 5 क्वार्टर का आप रिजल्ट देखो। सो टोटल इनकम जो है इसकी, ये करोड़ में सब है। सो देखिए 21,744 करोड़ की इसकी इनकम थी क्वार्टर 2 में, जबकि क्वार्टर 3 में जो ये करीब करीब 8% का ग्रोथ दिखेगी, जबकि जून से यानी क्वार्टर 1 से क्वार्टर 2 में जो इनकम ग्रोथ हुई थी 27.92% हुई थी। अब इसके प्रॉफिट देख लीजिए आप, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना अच्छा है। सो आप देखोगे सितंबर 20 में यानी Q2 में 824 करोड़ प्रॉफिट थी, जबकि जब पैट जो है वो Q3 में करीब करीब देखो आप 4 टाइम्स हो गई है। अब देखो 300% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, 824 से करीब करीब 3300 करोड़ हो गए। अगर आप YOY भी अगर देखोगे तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, यहाँ से भी करीब करीब 1000 करोड़ का ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। तो आप देखो इसकी प्रॉफिट बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो इसी के साथ ही इसका प्रॉफिटेबिलिटी जो मार्जिन भी है अगर आप देखोगे तो करीब करीब 14% के आसपास हो गई है, जो कि सितंबर 2020 में यानी Q2 में करीब करीब 3.8 थी। एंड अब देखो YOY भी देखोगे तो यहाँ से काफ़ी अच्छा करीब करीब 30% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है अगर दिसंबर 2019 से कंपेयर करेंगे। इसका EPS भी देखोगे आप तो अर्निंग पर शेयर 8.91 हो गई है, जो कि Q2 में 2.22 थी। तो इसके फाइनेंशियल्स जो है वो हमें दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रही है, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा है, कंपनी का EPS जो है अर्निंग पर शेयर वो इम्प्रूव कर गया है।
तो ये बड़ा ही अच्छा पॉइंट है। फाइनेंशियल पॉइंट से अगर देखें तो ये कंपनी के लिए बेनिफिशियल है। ये 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो है, अब देख लेते थर्ड पॉइंट क्या है। सो थर्ड पॉइंट है कि मेटल एंड क्रूड प्राइसेस जो हैं उनके प्राइस जो है लगातार इंक्रीज कर रहे हैं। अब आप बोलोगे ये मेटल एंड क्रूड प्राइस क्यों है, तो उसका भी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। कंपनी की जो बिजनेस है, कंपनी काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है कंपनी का। अब आप देखिए कौन कौन से प्रोडक्ट, क्या क्या बिजनेस सेगमेंट है इसके। सो जिंक में डील करती है कंपनी का प्रोडक्ट है, एल्यूमिनियम है, स्टील है, आयरन ओर है, कॉपर है, ऑयल एंड गैस है एंड पावर। तो कितनी डाइवर्सिफाइड कंपनी है, जिंक, पावर, ऑयल, एल्यूमिनियम, आयरन ओर, स्टील, कॉपर। सो ये सब जो है मेटल एंड क्रूड के कैटेगरी में आते हैं और इनके जो प्राइसेस जो हैं अभी लगातार बढ़ रहे हैं। सो अगर आप देखोगे तो इनका आप स्टेक परसेंटेज शेयर देख लो तो आपको समझ में आएगा कि कितना इनका बिजनेस स्ट्रॉन्ग है। सो अगर आप देखो तो जिंक में 77% मार्केट शेयर है इनका जिंक इंडिया या हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो कि कंपनी है उसमें भी करीब करीब 60% से ज़्यादा इनका स्टेक है और वहाँ से भी इनको अच्छा खासा डिविडेंड आता है। सो जिंक के कैटेगरी में आप देखो तो 7 मार्केट लीडर है। ऑयल एंड गैस में भी आप देखो तो 26% जो है इनका टोटल इंडिया का जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है वो केन इंडिया के थ्रू उसमें इसका स्टेक है, उसके थ्रू 26% है शेयर। एल्यूमिनियम में देख लो, बाल्को में इसका काफ़ी अच्छा स्टेक है, उसमें 37% जो है पूरा इंडियन मार्केट का जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है 37% मार्केट शेयर कैप्चर करती है। पावर में भी 9 गीगावाट का आप देख लो पावर है इसका। पावर प्लांट तलवंडी साबो, झारसुगुड़ा एंड कोरबा में है, तो काफ़ी अच्छा पावर में भी इनका हिस्सेदारी है। कॉपर में तो ये वन ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसर्स है। इनफैक्ट अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो लार्जेस्ट है। आयरन ओर एंड स्टील, आयरन ओर एंड स्टील में भी आप देखो तो लार्जेस्ट आयरन ओर माइनस इन इंडिया। तो आप देखो ये सब कैटेगरी जो है आप देख लो, सब कैटेगरी में इसकी कितनी अच्छी परसेंट हिस्सेदारी है। अब ये इनके प्राइसेस जो है काफ़ी इंक्रीज हो रहे हैं, अभी जो ट्रेंड चल रही है। इनफैक्ट ये अभी मेटल प्राइसेज, मेटल का जो है ये बेसिकली जो है साइक्लिकल ट्रेंड होता है ना, अभी ये साइक्लिकल ट्रेंड आया हुआ है मेटल का। सो अगर आप देखोगे तो एल्यूमिनियम एंड जिंक प्राइसेस जो है लंदन मेटल एक्सचेंज LME में करीब करीब 21 to 28% अप चल रही है, जो कि सितंबर अक्टूबर में जो इनकी प्राइस थी वहाँ से करीब करीब आप देख रहे हो 20 से 28% ये अप चल रही है एल्यूमिनियम एंड जिंक प्राइसेस। तो ऑब्वियसली इसका फ़ायदा मिलेगा कंपनी के बिजनेस को। दूसरा है कि जो क्रूड ऑयल प्राइसेस है जो कि मार्च 20 में $20 पहुंच गई थी पर बैरल, वो अभी $70 पर बैरल हो गई है। थर्ड मैं आपको बता दूं, कॉपर प्राइस जो है 9,000 पर टन हो गई है लंदन मेटल एक्सचेंज में, जो कि पिछले 9 साल का सबसे ज़्यादा प्राइस है। फर्स्ट टाइम 9 साल में जो है इनकी प्राइस जो है कॉपर की 9,000 पर टन से ऊपर हो गई। तो आप देख रहे हो कि मेटल का प्राइस बढ़ रहा है। मेटल में जो कि एल्यूमिनियम है, जिंक है, कॉपर है, स्टील है, सब के प्राइसेस जो हैं बढ़ रहे हैं। इवन क्रूड ऑयल प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं, तो अगर ये बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली इसका फ़ायदा किसको मिलेगा, कंपनी को मिलेगा। तो इसके और भी जो है सेल्स में ग्रोथ होगा तो इसके वैल्यूएशंस और भी कंपनी के जो वैल्यूएशन है और भी ज़्यादा इंक्रीज होंगे। तो ये थर्ड रीज़न मैं आपको बताया। अब फोर्थ रीज़न देख लेते हैं कि क्यों हमें इस ऑफ़र को अवॉइड करना चाहिए। सो बिज़नेस टू ग्रो नाउ, बिज़नेस जो है इसका आगे ग्रो होने वाला है। वो कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ कि कंजम्पशन जो है इंक्रीज होने वाला है। अब इकोनॉमी जो है पूरी तरह से करीब करीब ओपन हो चुकी है एंड मेटल स्टॉक का जो है काफ़ी ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। इनफैक्ट नॉट ओनली इन इंडिया बट अब्रॉड ऑल्सो, ग्लोबल मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है मेटल स्टॉक्स के। और प्रोडक्शन जो है काफ़ी लो है बिकॉज कई सारी कंपनियां बंद थी, उन्होंने भी स्टार्ट किया है, तो प्रोडक्शन लो है एंड डिमांड ज़्यादा है, तो इसके लिए जो है प्राइसेस भी है इसके बढ़ रहे हैं। सेकंड है कि वेदांता जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर है प्राइवेट सेक्टर में की अगर बात करें। आयरन ओर जो होती है उसकी इंडिया की वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर है। सो इंडिया अगर डिमांड बढ़ रहा है आयरन ओर का अगर कंट्री में या ग्लोबल में, तो सिंस ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एंड एक्सपोर्ट भी करती है तो कंपनी का बिजनेस जो है ग्रो होगा ही होगा। थर्ड, चाइना अभी इतना कॉपर खरीद रही है, देयर इज ह्यूज डिमांड फॉर कॉपर चाइना में, लेकिन उसका जो सप्लाई है वो काफ़ी कम हो रहा है एंड चाइनीज़ जो कंपनीज़ है वो कॉपर को ऐसा खरीद रही है कि जैसे किसी के लिए छोड़ना ही नहीं चाहती है।
तो जिसके कारण जो है ज़बरदस्त डिमांड आया हुआ है कॉपर का, एंड उसका भी फ़ायदा कंपनी को मिलेगा। फोर्थ है रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि जो डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी होती है, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। सो न्यूक्लियर एनर्जी के अलावा जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है, जो विंड एनर्जी हम बोलते हैं, तो उसका भी डिमांड जो है अभी बढ़ने वाला है, इनफैक्ट बढ़ रही है। एंड ऐसा अनुमान है कि 2030 तक काफ़ी सारा जो है मार्केट में रिन्यूएबल एनर्जी आ जाएगी, और उसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं वो कॉपर होती है। एंड ये कॉपर की एक ज़बरदस्त कंपनी है, काफ़ी अच्छा खासा मार्केट शेयर है, तो इसका फ़ायदा भी जो है इसको मिलने वाला है कंपनी को। फिफ्थ जो है, अगर आप इंडियन बजट अगर आप देखा होगा इस साल का, अगर आपने 2021 का, तो गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा जो फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस है, अगर रोड्स बनेंगे, अगर बिल्डिंग्स बनेगी, पूल बनेंगे, तो जो इसमें रॉ मटेरियल जो सप्लाई होंगे, जैसे स्टील सप्लाई होगी, इसके अलावा और भी जो रॉ मटेरियल सप्लाई होंगे, तो उसमें इसका कंपनी का फ़ायदा होगा, बिकॉज ये सप्लाई करती है, आयरन सप्लाई करती है, स्टील सप्लाई करती है, एल्युमिनियम सप्लाई करती है। तो अगर जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस बढ़ता है तो इन सब के भी डिमांड जो है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कंजम्पशन जो है अभी वो काफ़ी इंक्रीज होने वाला है मेटल का। एंड क्रूड ऑयल प्राइसेस तो आप जानते ही हैं, हमेशा काफ़ी डिमांड में रहती है ऑयल प्राइसेस। केवल ये 2020 में ही थोड़ी बहुत लो हुई थी बिकॉज ऑफ कोविड-19 के कारण, अदरवाइज जनरली तो हम देखते हैं क्रूड ऑयल प्राइस का काफ़ी डिमांड रहता है। तो इसलिए जो इसका मेन कोर बिजनेस है, जो डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, वो सब जो प्रोडक्ट है उसके डिमांड में आने वाले हैं। तो इसलिए मैंने बताया कि ये कंजम्पशन अभी इंक्रीज होने वाला है। अगर आप देखोगे तो ग्रोथ इन डिमांड जो 2020 से 30 के बीच में जो रहने वाला है, आप देखो, सो कॉपर का जो डिमांड होने वाला है, ये देखो इंडिया में 8.7% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से इंक्रीज करेगा कॉपर का। ये मैं आपको हर एक प्रोडक्ट का बता रहा हूँ। ये जो है ये डिनोट करता है इंडिया को, और ये जो है डिनोट करता है ग्लोबल का। सो ग्लोबल डिमांड 2.1% रहने वाला है कॉपर का, जबकि इंडिया का रहने वाला 8.7%। ये अगले 10 साल का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट बता रहा है प्रोडक्ट्स का, मेटल्स का। लीड का देख लो तो 2.2% जो है आप देखोगे ग्लोबल में डिमांड रहने वाला है, जबकि इंडिया में 5.8%। उसी तरह मेट कोल का देख लो 0.3% है आप ग्लोबल में, एंड 5.4% इंडिया में। एल्यूमिनियम में देख लो 5.1% इंडिया में डिमांड ग्रोथ होने वाला है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से, एंड 2.4% आप देख लोगे तो ग्लोबल एरिया में। जिंक में देखो 5%, ग्लोबल 1.3%। आयरन में देख लो 4.2% इंडिया में, जबकि ग्लोबल में 0.3%। निकल में 3.9, ऑयल में देखो 2.8, थर्मल कोल में 2.4। सो आप देखो जो डिमांड जो है ग्रोथ में ज़बरदस्त डिमांड देखने को मिल रही है। सो ये अगले 10 साल जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं मेटल स्टॉक्स के लिए, क्योंकि जो ग्रोथ रेट का अनुमान बताया काफ़ी अच्छा बताया है। इसलिए मैंने आपको बताया कि अभी जो है जो साइक्लिकल ट्रेंड आ गई है मेटल स्टॉक्स का। सो आप इसके कारण जो है केवल वेदांता के ही नहीं, बाकी जो भी इसके पीयर्स हैं उसका भी अगर आप देखोगे तो उसमें अच्छा खासा आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। मैं आपको पीयर्स का रिटर्न बताता हूँ। आप देखो पिछले एक साल का रिटर्न वेदांता का, जहाँ रिटर्न है 206% एक साल का, एंड एक महीने का 17.1%। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का भी आप देखो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया, 120% के लगभग रिटर्न है। हिंडाल्को का रिटर्न देखो 240% का रिटर्न है। हिंदुस्तान कॉपर का 484% का रिटर्न है। ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड का रिटर्न है 148.7%। तो आप देखो ये सब का जो है काफ़ी अच्छा रिटर्न है। इनफैक्ट ये टाइम जो है वो मेटल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का है, ना कि निकलने का है। अभी तो टाइम आया इसमें से पैसा बनाने का। तो अगर हम अभी इसमें से निकल जाएंगे तो हम पैसा बनाने का बहुत अच्छा मौका हम खो देंगे। तो न केवल वेदांता बल्कि और ये जो पीयर ग्रुप है उसमें भी आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। हिंदुस्तान जिंक, हिंडाल्को, हिंदुस्तान कॉपर, ये सब अभी इसमें काफ़ी ग्रोथ मोमेंटम आया है। अभी अगर आप देखोगे तो हाल हिंदुस्तान कॉपर का प्राइस अभी पिछले 2-3 दिन में डिप हुआ है, लेकिन इसमें ग्रोथ मोमेंटम आ रही है। तो ये जो है फोर्थ रीजन है। फिफ्थ रीजन जो मैं आपको बताता हूँ क्यों अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि प्रमोटर्स जो है बाई कर रहे हैं शेयर। तो अगर प्रमोटर्स बाई कर रहे हैं इसका मतलब कि प्रमोटर्स का काफ़ी कॉन्फिडेंस है कंपनी में और कंपनी के बिजनेस में, प्रोडक्ट में। तो ये कैसे ही बड़ा ही एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर होता है कि अगर प्रमोटर्स अगर बाई कर रहे हैं तो आप शेयर होल्डिंग में आपको दिखाता हूँ। प्रमोटर्स के जो शेयर होल्डिंग है आप देखो, जहाँ मार्च 20 में 50% प्रमोटर की शेयर होल्डिंग थी, एंड जून में सेम थी, सितंबर में भी सेम थी, बट दिसंबर में उन्होंने बल्क डील के थ्रू अपना जो है 5.1% जो है वो अपना
शेयर स्टेक को बढ़ाया। अब ये 5% से ज़्यादा भी खरीद सकती थी, लेकिन ये सेबी का रूल है कि 5% से ज़्यादा बल्क डील एक साल में नहीं कर सकती कंपनी, इसलिए इन्होंने 5% ही अपना जो है स्टेक को बढ़ाया। तो जो भी मौका आ रहा है, मिल रहा है, या किसी भी तरह से ये चाहते हैं कि अपना स्टेक को बढ़ाएं, वो कर रहे हैं। तो अगर कंपनी का देखो, अगर प्रमोटर का स्टेक बढ़ रहा है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल है बिजनेस के लिए। हालांकि इसमें प्रॉब्लम क्या है कि कंपनी ने ये प्रोमोटर्स के जो 99.99% जो शेयर है वो प्लेज में है। सो ये जो प्लेज है वो एक कंसर्निंग फैक्टर है, बट ये काफ़ी हद तक मुझे अनुमान है कि जो प्लेज जो है वो जब चाहे वो तब डिफिसिट को इसको कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, बिकॉज इनके पास अच्छे खासे पैसे हैं। और इसलिए अभी जो ये ओपन ऑफर भी जो ला रहे हैं उसके थ्रू अगर पैसे जुटा लिए तो ऑब्वियसली ये जो है प्लेज जो है ख़त्म हो जाएगा। फॉरेन इन्वेस्टर्स में भी देखो, इसमें जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके भी अच्छे खासे स्टेक हैं, 17.34%। हालांकि उन्होंने पिछले क्वार्टर से कम किया है, बट फिर भी ये काफ़ी अच्छे कहे जाएंगे। DII डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का भी स्टेक पिछले क्वार्टर से कम हुआ है, 15.04 से 11.92% हुआ है। बाकी अदर्स का जो है 16.03 से 15.634। तो यहाँ जो स्ट्रॉन्ग फैक्टर है वो प्रमोटर का, प्रमोटर चाहती है कि पूरा शेयर वो एक्वायर कर ले। तो ये जो है बड़ा ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आप समझ लो। ये रीड बिटवीन द लाइंस मैं बोलूँगा क्यों, अगर प्रमोटर क्यों खरीदना चाहती है, क्योंकि उसको पूरा विश्वास है कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में, कंपनी के बिजनेस के बारे में। अब अदर रीजन्स, और इसके क्या रीजन हो सकते हैं? तो अदर रीजन की कंपनी, अगर आप समझ लो कि अगर 235 में अगर ये खरीदना चाह रही है तो ऑब्वियसली कंपनी जो है इसमें काफ़ी वैल्यू देख रही है, इनफैक्ट इससे कहीं ज़्यादा वैल्यूएशन देख रही है, इसलिए इसने इसका 3 बार प्राइस बढ़ाया। जहाँ 87 रुपीज़ रखी थी, फिर 160 पे आए, ये 235 पे आए। और अगर ये फिर जो बीड फेल होती है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये इसके बाद भी जो है फिर से ओपन ऑफर लाएगी और इससे ऊपर प्राइस पर आएगी। तो इसलिए इन्वेस्टर्स को चाहिए कि अभी जो है वो होल्ड करके रखें, इसका बिल्कुल भी जो है ये इसके ओपन ऑफर में झांसे में ना आए। सेकंड, कंपनी के पास पैसे काफ़ी हैं, कैश रिच कंपनी है ये। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको ये देखिए कैश रिच कंपनी कैसे है बताइए। देखिए नेट कैश फ्लो जो है इसका पिछले 5 साल का मैं आप दिखा रहा हूँ, 20,376 करोड़ 2016 में, 17 में 18,000 करोड़, फिर FY18 में भी 18,000 करोड़, FY19 में 23,754 करोड़, एंड FY20 में 19,298 करोड़ जो है कैश इसके पास था। उसको इसके यूटिलाइज किया उसने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। उसके बाद भी इनके पास जो है क्लोजिंग कैश फ्लो अच्छा खासा है, 5,211 करोड़। तो कैश फ्लो इनके पास काफ़ी अच्छा। अगर टोटल डेट टू आप देख लोगे कैश फ्लो का, तो वो भी काफ़ी कंजर्वेटिव है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है, 2.58% ही है। तो जो कि किसी भी टाइम पे ये डिफिसिट को ख़त्म कर सकती है। तो कैश रिच कंपनी है। थर्ड है कि जो कंपनी जो है ये जो है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को ख़रीदने में काफ़ी अभी इंटरेस्टेड है। इसके अलावा भी एक कॉन्कोर कंपनी, उसको भी ख़रीदने में काफ़ी इंटरेस्टेड है। तो कंपनी जो है वो पैसे जुटाकर, इनफैक्ट जो भी काफ़ी सारे PSUs में ये इंटरेस्ट दिखा रहे खरीदने के। आप देखो, मैंने आपको जो पहले बताया हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर, ये भी PSUs टाइप की ही कंपनी है और उसमें भी काफ़ी सारा स्टेक है। तो कंपनी जो है काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रही है PSUs टाइप की कंपनी को एक्वायर करने का, क्योंकि वो बना बनाया कंपनी मिल जा रहा है और उससे काफ़ी इनको लग रहा है कि मैनेजमेंट को कि काफ़ी अच्छा बिजनेस उनसे निकाल सकते हैं। इसलिए ये BPCL का काफ़ी ज़्यादा चांसेज है कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में जो गवर्नमेंट अपना स्टेक कम करेगी वो बेचेगी इसको, वेदांता को ही। उसी तरह से कॉन्कोर में। तो जब ये कोई कंपनी किसी और कंपनी को एक्वायर करने का सोच रहा है तो ये तो राइट टाइम है उस स्टॉक में बने रहने का, ना कि उससे निकलने का। फोर्थ है कि अप्रैल में जनरली ये बहुत ही अच्छा डिविडेंड देती है, एंड अप्रैल में अभी जो है ये डिविडेंड लाने ही लाने वाली है। इनफैक्ट मुझे लगता है ये ओपन ऑफर जब क्लोज होगा उसके बाद से ही ये डिविडेंड अनाउंस कर देगी। लास्ट टाइम भी इसने इंटरिम डिविडेंड दिया था, अक्टूबर के आसपास करीब करीब 9 रुपये का डिविडेंड दिया था, अच्छा खासा डिविडेंड दिया था। इसके अलावा भी जो इसके स्टेक हैं हिंदुस्तान जिंक में, उसने भी काफ़ी अच्छा डिविडेंड दिया था, 21 रुपीज़ का उस समय, और वो भी इस समय अच्छा डिविडेंड देगी। तो काफ़ी उम्मीद है कि ये टाइम पे भी अप्रैल में कंपनी अच्छा डिविडेंड देने वाली है। हालांकि डिविडेंड कोई क्राइटेरिया नहीं है स्टॉक में बने रहने का, बट फिर भी आपको अच्छा खासा पैसा यहाँ से मिल जाएगा। तो ये सब जो रीजन्स हैं मैंने आपको बताएं, आप खुद समझ सकते हैं ये रीज़न देख के कि क्या ये
ऑफ़र जो है, ओपन ऑफ़र जो है वो अट्रैक्टिव है कि नहीं, आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मैंने आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, मैंने आपको इसके फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल्स पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। इसके अलावा भी अदर फैक्टर्स जो हैं, कंपनी क्यों बाकी कंपनी को एक्वायर करना चाह रही है, तो ऐसे समय में कंपनी से निकलना सही है कि नहीं निकलना है। तो ये सब देखने के बाद आप खुद डिसीजन ले सकते हैं कि आपको इस ओपन ऑफर में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर मेरा पर्सनल व्यू अगर मैं बताऊं तो मेरे पास भी वेदांता के शेयर्स हैं, बट मैं इसकी ओपन ऑफर में बिल्कुल भी नहीं जाने वाला हूं, बिकॉज मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा है कि इसमें से कहीं और ज़्यादा वैल्यू मुझे मिलेगा। इनफैक्ट अगर चाहिए तो आप LIC को फॉलो कर सकते हैं। LIC जो डिसीजन लेगी आप चाहिए तो उसके साथ स्टिक कर सकते हैं। अगर LIC डिसाइड करती है कि इसमें जाना चाहिए तो आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज LIC कोई भी काम करेगी वो इन्वेस्टर्स के को धोखा देकर नहीं करेगी, वो इन्वेस्टर्स के फ़ायदे के लिए करती है। हमने देखा कि पहला जो बिड जो था इनका डीलिस्टिंग का, वो LIC के कारण ही जो है फेल हुआ था। तो अगर 300 के ऊपर अगर मिलता है, अगर बोलते तो फिर वो अच्छा माना जा सकता है। बट फिर भी जैसा जो अभी डिमांड चल रहा है इनका बिज़नेस का, प्राइस और काफ़ी ऊपर जाने की उम्मीद है। तो ये मेरा खुद का डिसीजन है कि मैं नहीं जाना चाहूँगा। बाकी आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, आप भी अपना खुद का रिसर्च कर सकते हैं, आप भी अपने जो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है उससे आप पूछ सकते हैं, उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको कुछ ना कुछ अंदाज़ा ज़रूर मिला होगा या कुछ इससे सीखने को भी मिला होगा, एंड आप को डिसीजन लेने में आप सक्षम हो सकते हैं कि आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ भी वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपना व्यू या फीडबैक भी लिख सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर कि आप इसके ओपन ऑफर में अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आप तक पहुंचा सकूं। चलिए अब मैं वीडियो क्लोज़ करता हूं, फिर मिलूंगा मैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।